हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी का, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी। इसी टॉपिक का दूसरा नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड के सिलेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड के सिलेक्शन क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी क्या होती है, चलिए बात कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जब उसका बर्थ होता है तो बर्थ से लेकर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ हुआ और बर्थ से लेकर के उसकी जो डेथ होती है तब तक का टाइम पीरियड कहलाता है उसकी लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री ध्यान से समझिएगा, बड़ा इजी टॉपिक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम है वो उसका लाइफ है, और जो टाइम बीत जाता है वो हिस्ट्री बन जाता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ से डेथ तक की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सामने कई सारी सिचुएशंस आती हैं। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हर रोज जिंदा रहने के लिए बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं। ये इंटरेक्शंस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के साथ करता है, ऑब्वियस सी बात है। या मैं इसको और सरल शब्दों में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसका बर्थ होता है तब से लेके उसके डेथ तक उसके सामने कई सारी सिचुएशंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपटीशन करना पड़ सकता है, करता ही है कंपटीशन वो। फॉर एग्जाम्पल, उस ऑर्गेनिज्म को प्रीडेशन करना पड़ता है, अगर वो प्रीडेटर है तो प्रीडेशन प्रीडेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उस ऑर्गेनिज्म को मैटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद अपने बच्चों की पेरेंटल केयर करनी पड़ सकती है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से नेचर के अंदर सरवाइव कर रहा है, उसका पैटर्न क्या है, सरवाइव करने का तरीका क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसोर्स को कैसे यूज करता है, कैसे वो आखिर रिसोर्स को यूज करता है। तो देखो, आपके सामने कई सारी सिचुएशंस हैं। हर एक सिचुएशन के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पॉन्ड करता है उसे कहते हैं उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका काम किसी वजह से अटक गया, तो उस सिचुएशन में आपका बिहेवियर क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, आप कूल रहेंगे, वापस से वो काम करने की कोशिश करेंगे, आप वो काम छोड़ ही देंगे कि दोबारा नहीं करना है। मतलब आपका एक रेस्पॉन्स जो है, वो रेस्पॉन्स क्या रहेगा? उस रेस्पॉन्स को कहते हैं आपकी स्ट्रेटेजी। तो नेचर में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई रेस्पॉन्ड तो करता ही करता है अपने सराउंडिंग को। अब एक और छोटी बात समझनी है हमको, क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सोच समझ के कोई रेस्पॉन्स दे सकता है? मैक्सिमम टाइम हम कहेंगे नहीं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सिचुएशन के अंदर क्या रेस्पॉन्ड करेगा वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचर में है, क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन से डिसाइड हुआ है। आप ऐसे सोच के देखो कि अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको पेरेंटल केयर करनी है, तो वो पेरेंटल केयर में क्या एफर्ट डालता है वो नेचर में उसके है। हाँ, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वो दिमाग लगा लेता है इधर उधर और अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहता है। लेकिन एक बार के लिए अगर हम नेचुरल बिहेवियर की बात करें तो हर स्पीसीज का नेचुरल बिहेवियर उसके नेचुरल सिलेक्शन से डिसाइड होता है। ये तो बात होती है, कंफर्म है। अब
ये जो लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी है, इस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ में जब जब कोई भी सिचुएशन आती है तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या स्ट्रेटेजी है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की, किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है वो सरवाइव करने की, बस उसी को कहते हैं उसकी स्ट्रेटेजी। अब दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक का नाम था ऑर्थर और एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था विल्सन। तो ऑथर एंड विल्सन दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और बाद में एक और साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है पियांका। इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके समझा दिया, कुछ जरूरतें रही होंगी कि भाई इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मॉडिफाई किसने किया? मॉडिफाइड बाय पियांका एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ऑथर एंड विल्सन। तो वे एक काम करें, आप लिखिए दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैकऑथर एंड विल्सन। इनका नाम है मैकऑथर। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैकऑथर एंड विल्सन एंड लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय पियांका। उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया। अब इसके बाद लिखिए all the physiological and behavioral responses, all the physiological and behavioral responses given by an organism during its entire life for survival, reproduction, feeding, competition, etc. are known as its life history strategies. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पॉन्ड करेगा तो उसे हम कहते हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कोई आपसे ये पूछे कि भाई लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी कैसे होती है, क्या होती है, तो आपको उससे पहले एक टर्म समझना पड़ेगा एंड दैट टर्म इज नोन एज ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टर्म है ये, ट्रेड ऑफ। देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर के साथ में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेचर ने कुछ चीजें अच्छी दे रखी हैं, तो उन अच्छी चीजों के बदले में कुछ चीजें उससे छीन रखी है। सिंपल सी बात समझिएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेचर ने कहा कि आप रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाओगे, तो फिर नेचर ने उसको यह भी कहा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। एक बार ही कर लेना रिप्रोडक्शन, उसमें आप बहुत ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर लेना, लेकिन उससे ज्यादा टाइम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। नंबर 2, आप रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, लेकिन उन प्रोजेनी की साइज बड़ी नहीं रख पाओगे, उनकी साइज छोटी रह पाएगी। आप रिप्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपकी पूरी एनर्जी रिप्रोडक्शन में लग जाएगी, उसके बाद आपके खुद के सर्वाइव के चांस है वो कम हो जाएंगे, मतलब आपकी डेथ हो जाएगी, तो आप अपने बच्चों की पेरेंटल केयर नहीं कर पाओगे। आप एक चीज समझ रहे हो, कोई एक करेक्टर दे दिया नेचर ने तो उससे कुछ और करेक्टर्स हैं वो छीन लिए, दैट इज नॉन एज ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ बेसिकली इज द रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। इट इज a relationship of give and take between nature and organism. Nature and organism. एक ऑर्गेनिज्म और एक नेचर, अपनी नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है ट्रेड ऑफ, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी ट्रेड ऑफ की तरीके से जो है वो इवोल्व हुआ है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ इन हिस्ट्रीज का, इन हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज का, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज का, वो है ये ट्रेड ऑफ फिनोमिनन। रिप्रोडक्शन ज्यादा करना है तो करो, लेकिन उसके बदले कुछ और फीचर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। रिप्रोडक्शन कम करना है तो फिर आपको दूसरे फीचर्स मिल पाएंगे। और ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है, बहुत सारे और भी टर्म्स हैं, मतलब बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो बात आती है अब हमारे पास में इस ट्रेड ऑफ की। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं
कुछ और अच्छी अच्छी चीजें लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी के बारे में। इन केस ऑफ लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी एक लाइन लिखिए आप, डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रोथ पैटर्न, डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रोथ पैटर्न, all the species are divided into two types. Depending upon their growth pattern, all the species are divided into two types. Number one क्या है? Number one है R selection species और number two क्या है? K selection species. दो टाइप की species होती हैं, बात कर लेते हैं अभी। एक होती है R selection species, एक होती है K selection species। R selection species और K selection species जितनी भी होती है, तो अपन एक कंपेयर कर लेते हैं कि ये R selection क्या है और K selection क्या है। देखो बेसिकली यहां पर इस R का मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन, R स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन, और ये जो K है, दिस K स्टैंड्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों टर्म्स से ही एक छोटा सा मीनिंग निकालना है। भाई जो हम R फॉर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली स्पीसीज है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ी थी और जो हमने ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ी थी, वो ग्रोथ इनके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि R फॉर रिप्रोडक्शन ये अपनी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगा देती है। तो ये क्या करती हैं? ये करती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। अब वो जो अनलिमिटेड ग्रोथ है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है ज्योमेट्रिक या हो सकती है एक्सपोनेंशियल, और दूसरी देखो कैरिंग कैपेसिटी। यहां पर कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आता था, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां हमारे पास में लिमिटेड ग्रोथ वाली स्पीसीज है, लिमिटेड ग्रोथ जिनमें होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जिनके अंदर होती है, एक्चुअली वो स्पीसीज यहां पे आएगी। नेक्स्ट, अगर हम एक बार आर सिलेक्शन स्पीसीज को देखें तो हमको ये पता है कि ये आर सिलेक्शन स्पीसीज रिप्रोडक्शन में ज्यादा एफर्ट लगाती हैं, तो ये रिप्रोडक्शन ज्यादा करती हैं, रिप्रोड्यूस हाई। और क्योंकि के सिलेक्शन स्पीसीज है, वो रिप्रोडक्शन में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाती, तो ये क्या करती है? रिप्रोडक्शन कम करती है। सो दे रिप्रोड्यूस लेस, कम रिप्रोडक्शन करती है। अगर ये स्पीसीज आर सिलेक्शन स्पीसीज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें तो कंपटीशन करने की कैपेसिटी नहीं है, ये कंपटीशन नहीं कर पाएगी, कम कर पाएगी। और जो के सिलेक्शन स्पीसीज होगी, वो कंपटीशन ज्यादा कर पाएगी, वो कंपटीशन बहुत ज्यादा कर पाएगी। चीज समझ में आई आपको? भाई एक रिप्रोडक्शन ज्यादा कर रही है तो दूसरी कंपटीशन ज्यादा कर रही है ना। अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा करेगी तो नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा होंगे। और अगर रिप्रोडक्शन कम करेगी तो नंबर ऑफ प्रोजेनी कम होंगे। अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा करेगी तो साइज ऑफ प्रोजेनी स्मॉल होगी, साइज ऑफ प्रोजेनी स्मॉल। और अगर रिप्रोडक्शन कम करेगी तो साइज ऑफ प्रोजेनी ज्यादा होगी। देन उसके बाद में देखो, अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा करेगी कोई स्पीसीज, तो उस स्पीसीज के अंदर कौन सी कैलकुलेशन लगेगी ग्रोथ की, ग्रोथ रेट की? dn बाई dt इक्वल्स टू rn। और जो स्पीसीज कम रिप्रोडक्शन करेगी, उसके अंदर कौन सी ग्रोथ लगेगी? dn बाई dt इक्वल्स टू rn k माइनस n बाई k। तो ये तो हो गई ग्रोथ रेट के हिसाब से।
है कि नहीं। अब हम एक चीज और देखते हैं कि जो आर सिलेक्शन स्पीसीज होती है वो स्पीसीज में और के सिलेक्शन स्पीसीज में और बहुत सारे हम फीचर्स कंपेयर करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर एंड के सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर एंड के सिलेक्शन। आर और के सिलेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक लाइन जो हमको समझ में आ जानी चाहिए अब तक, और वो लाइन लिखनी है, पहले समझ लीजिए। मैंने अभी अभी बोला कि कोई भी स्पीसीज किस तरीके से बिहेव करेगी, किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगी, वो वैसे उसके हाथ में नहीं है। वो स्पीसीज किस तरीके से बिहेव करेगी बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उस स्पीसीज को नेचर ने कैसे इवोल्व किया है। तो कोई स्पीसीज अगर आर सिलेक्शन है तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, या कोई स्पीसीज के सिलेक्शन है तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, नेचर ने उसको वैसे इवोल्व किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि ह्यूमन बीइंग है, एक समय में एक प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। तो ह्यूमन बीइंग अपनी मर्जी से बहुत सारे प्रोजेनी एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये आर एंड के सिलेक्शन जो स्पीसीज होती हैं वो स्पीसीज क्या है कि अपने नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वैसी हैं। तो एक लाइन है वो आप लिख लीजिए, लिखिए ए स्पीसीज itself cannot be R or K selection. A species itself cannot be R or K selection. It is the result of their natural selection. ये उनके नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट होता है। चलिए अब एक लिस्ट बनेगी आपके लिए, और वो लिस्ट में एक तरफ आपको लिखना है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी, और एक तरफ आपको लिखना है आर सिलेक्शन के लिए, एक तरफ लिखना है के सिलेक्शन के लिए। आप आर और के सिलेक्शन वाले कॉलम छोटे रखना, लाइफ हिस्ट्री वाले जो कॉलम है वो बड़े रखना, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर एंड के सिलेक्शन की। देखो आप है ना साथ साथ अपने आप को आंसर भी करते जाइएगा, ज्यादा टाइप मत करना अभी, क्योंकि टाइप करोगे तो आपको टाइम लगेगा और आप समझ कम पाओगे। बेटर है आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो पहले आप खुद थोड़ा सा सोचो कि इसमें क्या आएगा, और उसके बाद में जो है वो आप नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी की, तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर कोई स्पीसीज के अंदर कितनी इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ होगी आर एंड के सिलेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आर की बात करें, इसमें इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ हाई होती है और इसके अंदर इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ लो होती है। तो ज्यादा रिप्रोडक्शन में एनर्जी लगाएगी तो उसी की तो इंट्रिंसिक रेट है वो ज्यादा निकल के आएगी, और जो कम लगाएगी उसकी कम निकल के आएगी। दूसरा, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, आर सिलेक्शन स्पीसीज है वो अपने बॉडी की ज्यादा एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइफ में जल्दी मैच्योर हो जाती होगी, तभी तो वो जल्दी से रिप्रोडक्शन करके ज्यादा एनर्जी लगा पाएगी। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है रैपिड, और जो इनका डेवलपमेंट होता है वो होता है स्लो। स्लो एंड रैपिड डेवलपमेंट होता है। तीसरी बात करते हैं, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन रेट की, रिप्रोडक्शन रेट, तो रिप्रोडक्शन रेट इनकी होती है फास्ट और इनकी होती है स्लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव एज की, कि भाई कौन सी स्पीसीज कब रिप्रोडक्शन कर पाती है। तो एक रिप्रोडक्टिव एज निकल के आती है,
और रिप्रोडक्टिव एज इनकी होती है अर्ली, इनकी होती है लेट। क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि रिप्रोडक्टिव एज है वो जल्दी हो जाती है इनकी, आर सिलेक्शन वालों की जल्दी अपनी बॉडी की एनर्जी लगा के रिप्रोडक्शन करना है, ऑब्वियस सी बात है, तो इनकी हो जाती है अर्ली और उनकी हो जाएगी लेट। रिप्रोडक्टिव एज के बाद में एक आता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम मैंने आपको बताया था फर्स्ट रिप्रोडक्शन की एज को कहते हैं वैसे तो। जैसे किसी स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ तो वो अपने बर्थ के कितने टाइम बाद में रिप्रोडक्शन कर पाएगा, उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम आर सिलेक्शन का स्मॉल होता है क्योंकि वो जल्दी से रिप्रोडक्शन करेगी, और इनका होता है लार्ज क्योंकि वो लेट रिप्रोडक्शन करेगी, तो इनका लार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बॉडी साइज की बात करें तो बॉडी साइज आर सिलेक्शन वालों की होती है स्मॉल। आप एक काम करें, आप आर सिलेक्शन के लिए ऐसे एक बार दिमाग में ग्रास होपर को रख लीजिए या कोई छोटा इंसेक्ट है उसको रख लीजिए, और के सिलेक्शन है वो एलिफेंट को या ह्यूमन को रख लीजिए। तो आपके सामने ये जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेंटल केयर की। जो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी लगा के ज्यादा रिप्रोडक्शन करके मर जाएगा तो वो पेरेंटल केयर या तो कर ही नहीं पाएगा या बहुत कम कर पाएगा, या तो कोई पेरेंटल केयर नहीं हो पाएगी उससे, या फिर पेरेंटल केयर होगी तो भी बहुत कम पेरेंटल केयर होगी। और जो के सिलेक्शन वाले ह्यूमन हैं, आपको पता है कि कितनी अच्छे से पेरेंटल केयर करते हैं, अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, तो ये इनका हाई हो जाता है पेरेंटल केयर वाला पॉइंट। आगे बात करें, अगर हम सर्वाइवरशिप कर्व की बात करें, सर्वाइवरशिप कर्व, तो आप बताओ कि सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से ग्रास होपर के लिए कौन सा सुटेबल है? टाइप 3, क्योंकि जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा उसी एज में प्रोजेनिस की डेथ हो जाएगी, तो सर्वाइवरशिप कर्व है वो होता है इनका टाइप 3 और इनका सर्वाइवरशिप कर्व होता है टाइप 1। नेक्स्ट बात करें, लाइफ स्पान की बात करें, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तब तो देखो बात दूसरी है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ तक सरवाइव करेगा तो उसका लाइफ स्पान कितना रहेगा? सो आर सिलेक्शन वालों का लाइफ स्पान है वो स्मॉल होता है या शॉर्ट होता है? भाई ग्रास ऊपर थोड़ी ना कोई 100 साल जिंदा रहेगा, लेकिन बड़े जो के सिलेक्शन टाइप के होते हैं उनका लाइफ स्पान लॉन्ग होता है, काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। तो ये पॉइंट ऐसे बन गया। आगे बात करते हैं, कंपटीशन करने की एबिलिटी, कंपटीशन एबिलिटी, कंपटीशन एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हम बात करके आ चुके हैं कि कंपटीशन एबिलिटी इनकी होती है पुअर और इनकी होती है गुड, के सिलेक्शन वालों की। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज की, पॉपुलेशन साइज का यहां पर मतलब है कि टाइम टू टाइम इनकी पॉपुलेशन साइज कैसी रहेगी। जैसे सपोज करो कि हमने आपको बोला कि एक कॉलोनी है, सपोज करो एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी के अंदर मान लीजिए कि 20 लोग रहते हैं, ठीक है, 20 लोग हैं। अब बताइए कि एक साल बाद उस कॉलोनी में कितने लोग होंगे? तो आप क्या कहोगे कि भाई 20 लोग हैं तो कोई रिप्रोडक्शन करेगा भी तो एक दो बच्चे और हो जाएंगे तो 20-22 हो जाएंगे, या किसी की डेथ भी होगी तो 18-19 हो जाएंगे। तो जो के सिलेक्शन टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन के सिलेक्शन वालों की जो पॉपुलेशन साइज होती है वो इसे बार बार बदलती नहीं है, जो है वो स्थिर रहती है। मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, माइन्यूट चेंजेस आते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक जंगल के अंदर 100 एलिफेंट है, अब बताओ अगले साल कितने एलिफेंट होंगे? तो भाई या तो कोई 2, 4, 5, 10 का बर्थ हो जाएगा या कोई 2, 4, 5, 10 की डेथ हो जाएगी। बट पॉपुलेशन साइज ऐसे नहीं है कि आज तो 100 एलिफेंट काउंट करके आए हो, अगले साल आपको 500 एलिफेंट देखने को मिले, कभी नहीं होगा। ऐसी पॉपुलेशन साइज को कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन साइज।
जो कि के सिलेक्शन वालों की होती है। और अगर मैं बात करूं आर सिलेक्शन वालों की, ग्रास होपर की, आज आपके एरिया में 100 ग्रास होपर है और आपको पता है कि ये तो रिप्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, तो 100 ग्रास होपर जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो अचानक से 1000, 2000, 5000 ग्रास होपर्स हो जाएंगे और फिर अचानक उनमें से मर भी जाएंगे। इनकी पॉपुलेशन साइज क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल पॉपुलेशन साइज है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, पता नहीं कब क्या चेंज हो जाए, तो वो हो जाती है वेरिएबल पॉपुलेशन साइज। और उसके बाद में देखो क्या कर सकते हैं अपन, पॉपुलेशन साइज के बाद डिस्पर्सल एबिलिटी। डिस्पर्सल एबिलिटी, डिस्पर्सल एबिलिटी का मतलब समझिए कि प्रोजेनी नेचर में कितनी दूर तक डिस्पर्स हो सकते हैं, उसे कहते हैं डिस्पर्सल एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान लीजिए ग्रास होपर है, ग्रास होपर ने अंडे दे दिए, अब ग्रास होपर के अंडों से बच्चे निकले तो वो कितनी दूर तक जा सकते हैं। या मान लीजिए कोई छोटा मोटा कोई प्लांट है, उस प्लांट ने सीड बनाए तो उसके सीड कितनी दूर तक जा सकते हैं। बट एलिफेंट के बच्चे कितनी दूर जाएंगे, ह्यूमन के बच्चे कितनी दूर जाएंगे, पेरेंटल केयर होगी तो उनके पास में ही रहेंगे ना। डिस्पर्सल एबिलिटी आर सिलेक्शन वालों की कैसी हो गई? गुड। और के सिलेक्शन वालों की कैसी हो गई? पुअर। तो डिस्पर्सल एबिलिटी हो गई गुड एंड पुअर, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हैबिटाट टाइप की, हैबिटाट टाइप, कौन से हैबिटाट में कौन सी स्पीसीज ज्यादा कंफर्टेबली रह सकती है, वो बात हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर सिलेक्शन की बात करें, कोई ग्रास होपर है, अब उस ग्रास होपर को ऐसे थोड़ी ना बहुत बढ़िया हैबिटाट चाहिए कि नहीं मुझे तो इतना अच्छा टेम्परेचर चाहिए, मुझे यहाँ पर इतनी चीजें चाहिए, ये खाना पीना मेरे पास में होना चाहिए तभी मैं रहूंगा, ऐसे कूल कूल एनवायरनमेंट चाहिए। ग्रास होपर है, उसको तो अपनी लाइफ जल्दी से कंप्लीट करनी है, तो वो तो कैसे भी रिसोर्सेज के अंदर फटाफट रह रहा के चला जाएगा नेचर से। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग ऐसी वैसी जगह रह सकता है क्या? कि ह्यूमन बीइंग है, उसके आसपास में उसका मकान टूटा हुआ है, ठीक है, उसके आसपास में जो है वो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में चेंजेस आते रहते हैं, उसके आसपास के एरिया में बदबू आती रहती है, उसके आसपास के एरिया में फूड भी नहीं है ढंग का, बेकार फूड मिलता है, तो वो रह पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो आर सिलेक्शन वाले होते हैं, ये आर सिलेक्शन वाले डिस्टर्ब्ड हैबिटाट के अंदर रहते हैं, डिस्टर्ब्ड हैबिटाट। और जो के सिलेक्शन वाले होते हैं वो नॉन डिस्टर्ब्ड हैबिटाट में रहते हैं, नॉन डिस्टर्ब्ड हैबिटाट। आप नॉन डिस्टर्ब्ड हैबिटाट को ये भी बोल सकते हो भाई स्टेबल टाइप का सा थोड़ा सा हैबिटाट रहता है, उसके अंदर वो रहना पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं आगे मोर्टिलिटी की। भाई डेथ तो सबकी होगी, लेकिन आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन वालों की डेथ को कंपेयर करें तो आपको पता है कि आर सिलेक्शन वाले तो बहुत मरेंगे, तो इनकी मोर्टिलिटी कैसी होती है? हाई होती है। और हालांकि डेथ तो सभी की होगी बट कंपैरेटिवली डेथ के सिलेक्शन वालों की कम होगी। हाँ, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो देखो बात अलग है, बाकी ऐसे नहीं कि अचानक ही मर गए सारे के सारे। एक पॉइंट आता है एनर्जी वेस्ट। एनर्जी वेस्ट, आप इस पॉइंट को एनर्जी वेस्ट के कंपैरिजन में ऐसे समझो कि रिसोर्स को यूज करने का तरीका, कि उनके पास में फूड बहुत ज्यादा है तो वो फूड को कैसे यूज करेंगे, उनके पास में स्पेस है तो वो स्पेस को कैसे यूज करेंगे। जो आर सिलेक्शन वाले होते हैं वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमको फूड को अच्छे से यूज करना है। उनके पास में फूड होगा, वो फूड को किसी भी तरीके से अंधाधुंध यूज करेंगे। उनके पास अगर स्पेस अवेलेबल होगा तो वो कहीं पर भी मतलब मैनेज तरीके से नहीं रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे इधर उधर कहीं पर भी। एनर्जी वेस्टेज का मतलब बॉडी की वो एनर्जी नहीं है जैसे किलो कैलोरी एनर्जी वेस्ट हो गई, ऐसे ही वाली एनर्जी वेस्ट का मतलब नहीं है यहाँ पे। यहां पर मतलब है कि वो कितने स्मार्टली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो भाई आर सिलेक्शन वाले उनको तो कुछ नहीं आता बेचारों को, आर सिलेक्शन वाले अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इनकी तो एनर्जी वेस्ट हो गई हाई। और के सिलेक्शन वाले, अब सोचो कि के सिलेक्शन वाले ऑलरेडी सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, लो रिसोर्सेज में रहते हैं, कम इनके पास में स्पेस है, कम खाना पीना है, हर चीज को सोच सोच के इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे ताकि ये ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर सके। तो ये अपनी एनर्जी को कम वेस्ट करते हैं, मतलब रिसोर्स को अच्छे से यूज करते हैं।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ट्रॉफिक स्टेटस। ट्रॉफिक स्टेटस का मतलब क्या है? ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, और स्टेटस का मतलब स्टेटस, फूड को कंज्यूम करना या फूड लेने का स्टेटस क्या है उनका, किस टाइप का वो फूड खा लेते हैं। एक बात बताओ कि क्या आप बिना पका हुआ कच्चा फूड खा सकते हो? क्या आप जो है वो 4 दिन पुराना फूड खा सकते हो? क्या आप बहुत ज्यादा पका हुआ फूड खा सकते हो हमेशा के लिए? क्या आप कोई भी टाइप का फूड खा सकते हो? नहीं ना। यानी हमको हमारे फूड के अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइप की रेंज चाहिए कि भाई हम जो है वो अपना फूड इस रेंज में होगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। आप सोचो एक बार बैक्टीरिया ग्रास होपर की, सड़ी गली पुरानी ताजा कम पकी बिना पकी कैसी भी चीज खा लेंगे। दैट सिंपली मीन्स कि ये कोई भी टाइप का फूड आइटम खा लेते हैं तो इनका ट्रॉफिक स्टेटस कैसा हो गया? लो। भाई इनका ट्रॉफिक स्टेटस खराब है, वो कुछ भी खा लेते हैं। हमारा ट्रॉफिक स्टेटस बहुत हाई है, हमको चाहिए बहुत क्वालिटी वाला फूड। तो ये ट्रॉफिक स्टेटस का हो गया पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें सक्सेशन स्टेटस की, तो एक टॉपिक आएगा फ्यूचर में सक्सेशन करके, तब मैं आपको सक्सेशन बहुत अच्छे से बता पाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आर सिलेक्शन वाले होते हैं पायोनियर और के सिलेक्शन वाले होते हैं क्लाइमेक्स। और भी ये पायोनियर क्लाइमेक्स क्या होते हैं मुझे मत पूछना, मुझे नहीं आता अभी के लिए, तो इतना ही एक बार याद रखो कि कुछ तो होता है। देन नेक्स्ट, अगर हम बात करें टॉलरेंस टू लाइट, टॉलरेंस टू लाइट, तो फिर से ये बाद में जब सक्सेशन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी के लिए बस लिख लो और लिख के छोड़ दो। अब एक पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने लायक पॉइंट है। पॉइंट है हमारा कि मोर्टिलिटी मोड, मोर्टिलिटी मोड, मोर्टिलिटी मोड कैसा है? डेंसिटी डिपेंडेंट है या डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। आपके पास में दो ऑप्शंस है और मैं चलो लिख ही देता हूं। एक है डेंसिटी इंडिपेंडेंट और एक है डेंसिटी डिपेंडेंट। अब जरा इनके ऊपर सोच लो कि आर सिलेक्शन वालों का डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्यों है और के सिलेक्शन वालों का डेंसिटी डिपेंडेंट क्यों है। देखो आर सिलेक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ये ऑर्गेनिज्म ज्यादा सोचते नहीं है, ठीक है। अचानक से अपना पॉपुलेशन साइज बढ़ा लिया, कंपटीशन इनको करना आता नहीं है, तो जब कभी भी नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इनकी डेंसिटी क्या है, क्योंकि इनको कंपटीशन करना नहीं आता। ज्यादा होंगे तो भी इनको कंपटीशन करना नहीं आता, कम होंगे तो भी इनको कंपटीशन करना नहीं आता, तो मरेंगे तो ये मरेंगे। देन उसके बाद इनके लिए जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं तो इनको रिसोर्स यूटिलाइज करना नहीं आता। ऊपर लिखा है एनर्जी वेस्ट ज्यादा होता है, तो कम होंगे वो भी रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते अच्छे से, ज्यादा होंगे तो भी नहीं कर पाते, इसलिए इनकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। एक बार हमारी बात सोच के देखो, हम केस सिलेक्शन, हमारी डेथ डेंसिटी डिपेंडेंट तरीके से होती है। कैसे? ज्यादा डेंसिटी होगी, ज्यादा कंपटीशन होगा, रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, हम लड़ाई झगड़े ज्यादा करेंगे, बीमारी ज्यादा होगी, तभी जो है हमारी डेथ होगी। अगर हमारी डेंसिटी कम हो जाए, मान लो पॉपुलेशन साइज ह्यूमंस की कम हो जाए, तो आप सोचो कि इतना कुछ थोड़ी हो पाएगा जितना आज हो पा रहा है। इसलिए ये डेंसिटी डिपेंडेंट और ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलिफरेशन रेट। प्रोलिफरेशन रेट, प्रोलिफाई करना, मल्टीप्लाई करना, ग्रोथ करना, नंबर बढ़ाना, तो जो आर सिलेक्शन है जल्दी कर पाएंगे और हम जैसे लोग कम कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोजेनी, हम ऊपर बात कर चुके हैं बट कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोजेनीज क्या लगता है आपको? हाई, ऑब्वियस सी बात है, और यहां पर इनके नंबर ऑफ प्रोजेनीज
लो हो जाते हैं। आगे बात करेंगे अगर हम, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या अपनी लाइफ में बहुत बार रिप्रोडक्शन करेंगे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेमल पैरिटी, एक बार कर लिया तो ठीक है, सेमल पैरिटी। और ये इटेरो पैरिटी, बार बार ये अपना रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, साइज ऑफ प्रोजेनी की बात करें तो, साइज ऑफ प्रोजेनी, तो साइज ऑफ प्रोजेनी है वो तो स्मॉल हो जाएगी इनकी, स्मॉल, और इनकी क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। साइज ऑफ प्रोजेनी स्मॉल, साइज ऑफ प्रोजेनी लार्ज हो जाएगी। देन इसके बाद एक टर्म आता है, इसे कहते हैं क्लच साइज। क्लच साइज, क्लच साइज का मतलब क्या है? क्लच साइज आप साइड में लिख लीजिए। क्लच साइज का मतलब होता है कि एक फीमेल जब रिप्रोडक्शन करेगी तो वो एक बार में कितने बच्चे पैदा करेगी। मतलब जैसे एक बर्ड है, उसने अंडे दिए तो वो एक बार में 2 अंडे दे पाती है। एक बर्ड है वो 4 अंडे दे पाती है। तो पहली बर्ड है उसका क्लच साइज हो गया 2, दूसरी बर्ड है उसका क्लच साइज हो गया 4। ह्यूमन बीइंग है, एक फीमेल एक बार में ऑलमोस्ट एक ही बच्चा जो है वो बर्थ कर पाती है, एक बेबी प्रोड्यूस कर पाती है। तो फीमेल का यानी ह्यूमन बीइंग का क्लच साइज कितना हो गया? 1 हो गया। क्लच साइज साइड में लिख लीजिए आप। क्लच साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल बर्थ, उसको कहते हैं क्लच साइज। नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड इन ए सिंगल बर्थ इज नोन एज क्लच साइज। तो क्लच साइज आर सिलेक्शन वालों की कैसी होगी? हाई, क्योंकि ये एक बार के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर पाएंगे। ए सिलेक्शन वालों की कैसी होगी? क्लच साइज लो, क्योंकि एक बार में बहुत कम बच्चे पैदा कर पाएंगे। ठीक है ये बात। चलिए आगे बात करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी हो गया, साइज ऑफ प्रोजेनी, क्लच साइज, मोड हो गया। निश की बात करते हैं। निश, 2 ऑप्शन है, ब्रॉड निश, स्मॉल निश। ब्रॉड निश का मतलब वो किसी भी रेंज में अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। सड़ा गला खाना, ताजा खाना, 4 दिन पुराना खाना, बहुत ज्यादा पुराना खाना, किसी भी टाइप का जो है वो खाना ये खा पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं निश की साइज। तो आर सिलेक्शन वालों की निश की साइज कैसी होगी? ब्रॉड। और के सिलेक्शन वालों की कैसी होगी? नैरो। निश की साइज है वो ब्रॉड एंड नैरो होने वाली है, क्योंकि वो कम रेंज के अंदर ही जो है वो फूड खा पाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एक स्पीसीज ऐसी है जो अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट इस्तेमाल करती है। अनसैचुरेटेड। और एक स्पीसीज है जो कि सैचुरेटेड एनवायरमेंट इस्तेमाल करती है। सैचुरेटेड एनवायरमेंट। उसके बाद अपन बात करते हैं एक स्पीसीज ऐसी है। अच्छा उसके बाद अपन एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब ये है कि वो स्पेस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। आप सोचो कि ह्यूमन बीइंग कैसे रहते हैं, फ्लैट बना के, घर बना के, अरेंज्ड तरीके से रहते हैं। और कोई ग्रास होपर वगैरह या इंसेक्ट वगैरह की पॉपुलेशन होगी कैसी बिखरी हुई होगी। तो एंट्रोपी की अगर बात की जाए तो इनकी एंट्रोपी होती है हाई, बिखरे हुए रहते हैं। और के सिलेक्शन वाले अच्छे से अरेंज्ड रहते हैं, इनकी एंट्रोपी होती है लो। एंट्रोपी के बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि भाई जब एनवायरनमेंट चेंज होता है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के चेंज होने पर किस तरीके से वो स्पीसीज रेजिस्ट करती है। क्या वो एनवायरनमेंट चेंज होते ही मर जाती है या अच्छे से सरवाइव कर पाती है। तो रेजिस्टेंस होने पर अगर स्पीसीज की बात करें तो इनका तो कम होता है और इनका हाई होता है। भाई ये तो अच्छे से रेजिस्ट कर पाती है स्ट्रेस वगैरह को।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रेजिलियंस। रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, साइड में लिख लेना। रेजिलियंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू रिकवर। कैपेसिटी टू रिकवर। एक सिंपल सी चीज सोचिए, अगर एक छोटा एल्गी है, मान लीजिए ये एल्गी है छोटा, ये रहा, और मान लीजिए कि ये एक बड़ा ट्री है, ठीक। आपने क्या किया, इस एल्गी की बॉडी को 50% डैमेज कर दिया। आपने क्या किया, 50% बॉडी डैमेज कर दी। और आपने इस ट्री पर से भी मान लीजिए कि ये 50% हिस्सा है वो डैमेज कर दिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म वापस अपने पूरी बॉडी को बना पाएगा, उसे कहते हैं रेजिलियंस। अब और सिंपल एग्जांपल, एक गार्डन है और उस गार्डन के अंदर जो है वो ग्रास के प्लांट्स लगे हुए हैं, आपने 50% प्लांट्स हटा दिए। एक गार्डन के अंदर ट्री लगे हुए हैं, आपने 50% ट्रीज हटा दिए। कौन वापस 100% तक पहुंचेगा, ग्रास। ये होता है रेजिलियंस। तो आर सिलेक्शन वालों का जो रेजिलियंस होता है वो हाई होता है, और के सिलेक्शन वालों का जो रेजिलियंस होता है वो लो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं रेजिलियंस के बाद ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व कैसे होता है, ग्रोथ कैसे कर पाते हैं। तो ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें तो इनका तो आएगा जे शेप्ड, इनका आएगा एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। अगर हम एक्सटिंक्शन की बात करें, एक्सटिंक्शन रेट की या एक्सटिंक्शन रिस्क की, कौन है ऐसा जो नेचर से जल्दी गायब हो सकता है। देखो यहां पर अगर हम ये बात करें कि आखिर कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो नेचर से जल्दी गायब हो सकती है, तो ये बात डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज क्या है, स्पीसीज का नेचर में बिहेवियर कैसा है, सरवाइव करने का, कंपटीशन करने का, उसके पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी हैबिटाट कैसी है, मतलब ठीक है कि हैबिटाट खराब हो चुकी है, ऐसे करके कई सारे होते हैं। अगर हम सिर्फ आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के बेसिस पे बात करें तो देखो आर सिलेक्शन वालों के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनको नेचर में लंबे समय तक बनाए रखने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर सिलेक्शन वालों के लिए निश ब्रॉड होता है, वो किसी भी रेंज में फूड खा लेंगे, वो किसी भी हैबिटाट में रह लेंगे, डिस्टर्ब्ड हैबिटाट में रह लेंगे, वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो कुछ तो बचने के चांस होंगे अगर सब कुछ भी एनवायरमेंट चेंज हुआ तो। आर सिलेक्शन वालों के पास में सरवाइव करने के ज्यादा चांस होते हैं अल्टीमेटली। तो आर सिलेक्शन वालों के लिए एक्सटिंक्शन रिस्क है वो होती है कम। और के सिलेक्शन वाले स्पेशलिस्ट टाइप के होते हैं कि भाई फूड भी यही चाहिए, स्पेस भी यही चाहिए, यही सी एनवायरनमेंट में रहेंगे, यही खाएंगे, तो इनके लिए एक्सटिंक्शन की रिस्क है वो ज्यादा हो जाती है। देन उसके बाद में स्पीसीज टाइप। अगर हम बात करें स्पीसीज के टाइप की, ये तो है जनरलिस्ट स्पीसीज, कैसे भी रह लेंगे, कुछ भी खा लेंगे पी लेंगे, और ये होती है स्पेशलिस्ट स्पीसीज। तो भाई ये है हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स, एक आर सिलेक्शन स्पीसीज और एक के सिलेक्शन स्पीसीज के। तो आप एक काम करना, इनको वापस से रीड करना। जब आप इनको अच्छे से रीड कर पाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसे डाउट्स होंगे कि भाई आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या करें, है ना। तो आप एक काम करिएगा, जब आप अच्छे से ये पढ़ लें तब आप वापस से मुझे पूछिएगा, कोई डाउट हो किसी पॉइंट के अंदर तो हम उसको डाउट नेक्स्ट सेशन के अंदर सॉल्व करेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है आज के लिए। एक तरफ हमने रखा टाइम, एक तरफ हमने रखा पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन साइज। सपोज करिए कि ये पॉपुलेशन की एक लिमिट टाइप की है। एक पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अपनी साइज इस तरीके से शो करती है। एक पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो कि अपनी साइज को इस तरीके से शो करती है। मैं इसे कह देता हूं ए ग्रीन वाली को, और रेड वाली पॉपुलेशन को कह देता हूं बी।
आप मुझे बताइए कि ए वाली स्पीसीज है वो आर सिलेक्शन है या के सिलेक्शन है, और बी वाली स्पीसीज है वो आर सिलेक्शन है या के सिलेक्शन है। ग्राफ को अच्छे से रीड करिएगा। दूसरी बात, सर्वाइवरशिप कर्व के हिसाब से 3 कर्व होते हैं। ये मान लीजिए ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है, ये सी स्पीसीज है। आप मुझे बताइए कि ए स्पीसीज आर सिलेक्शन है या के सिलेक्शन, बी स्पीसीज आर सिलेक्शन है या के सिलेक्शन, और सी स्पीसीज आर सिलेक्शन है या के सिलेक्शन है। तो इतना क्या करना है, आपको बताना है कि भाई कौन सी स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एक कंपैरिजन आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इन सवालों के जवाब दीजिएगा, उस लिस्ट को अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछेगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।